अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे और दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं। लाहौर न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके मसाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें मुफीद रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खासतौर पर हामिला ख़वातीन को लेकर, क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए और उन्हें किस तरह से एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। और इसी पर बात करने के बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। हमारे साथ आज मौजूद हैं गायनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुंबल अफजल। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त है। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, पेशेंट्स के साथ दिन रात पेशेंट्स के मैसेजेस पे और ओपीडी में, और सबका एक ही सवाल है कि डॉक्टर साहब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है या आगे जा रही है, हमें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आपके इस प्रोग्राम से हम उन सब के आंसर्स तसल्ली बख्श दे सकते हैं जो सब परेशान हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे बेबी पे तो इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना सेफ़ है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला फास्टिंग है 8 to 10 आवर्स की, जिसकी हमें पूरा साल हमारी हैबिट्स कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम बाद खाते रहते हैं, जंक फूड लेते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, रात को जागते हैं, सुबह सोते हैं। बीपी तो आपको पता है कभी लो होता है, कभी हाई हो जाता है, तो इसके लिए फिर कुछ ना कुछ हमें खाना पड़ता है। बिल्कुल। और वैसे भी हमारी हैबिट्स इतनी चेंज हो चुकी हैं कि हमें आदत ही नहीं है कि हम प्रॉपर टाइम पे मील लें, ब्रेकफास्ट करें, लंच करें। तो अल्लाह ताला ने हमारे सब के लिए एक सिस्टम रखा है कि पूरे साल बाद बॉडी को एक रेस्ट मिलता है। यानी आपको 8 to 10 आवर के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे होती है। अगर आपकी इसमें प्रेगनेंसी शुरू हुई है, जैसे हम बात करते हैं पहले 3 मंथ्स की, पहले 3 मंथ्स में कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नोज़िया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से वो फटीग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाती हैं, डार्क कलर का यूरिन आता है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसे तमाम मामलात में अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा आसानी दी है कि अगर आप इतना सीवियर हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको रोज़ा रखने की इजाज़त है कि आप ना रखें, बाद में कज़ा रख लें या किसी को खाना खिला दें। क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। शुरू में आपके हार्मोन एडजस्ट होते हैं, आपकी बॉडी एंटायरली चेंज होती है, डिमांड इंक्रीज़ होती है। उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विड इनटेक का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो लिक्विड हमें किस तरह का जो है वो ख़वातीन को यूज़ करना चाहिए? हाँ, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि वो ख़वातीन जिनको बहुत ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू नहीं है, उन कुछ प्रेगनेंसीज बहुत सेफ होती हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कंसीव कर लिया है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग प्रॉब्लम नहीं है, नोज़िया का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें आपको अपनी सहरी और इफ्तारी को शेड्यूल करना है। जैसे सहरी में आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अब इसमें एक बहुत बड़ा मिथ आ जाता है कि ये ठंडा है और ये गर्म है, आप ये चीज़ें मत लें क्योंकि ये गर्म है। उसमें में मना किया जाता है गर्म चीज़ें ना खाई जाएं। तो उसमें सबसे पहले जो ब्रेक आता है वो खजूर पे आता है कि खजूर गर्म होती है। हालांकि ये सब मिथ्स हैं। आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना है। यानी जब आप सहरी के वक्त अपनी सहरी लेते हैं तो उसमें आपने काउंट करना है कि आपकी सहरी का मेजर पोर्शन प्रोटीन पे मुश्तमिल हो, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप रोटी लें, आप पॉरेज लें, दलिया लें, क्योंकि ये वो कार्ब्स हैं जो स्लोली आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पूरा 8 to 10 आवर आप फ्रेश रहते हो, आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहता है, बीपी कम नहीं होता। आप बॉयल एग भी ले सकते हो, पॉरेज भी ले सकते हो, 1-2 खजूर भी ले सकते हो। और इसके साथ लिक्विड इनटेक में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ड्रिंक्स में लस्सी ऐड करें, आप दूध का एडिशन करें, आप जूसेस लें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं दूध की, आपको कैल्शियम शुरू से मिलना शुरू हो जाता है,
आपको जूसेस में विटामिन सी मिलता है, आपकी तो कौन सहरी से जूसेस हमें पीने चाहिए? बिल्कुल डब्बे के तो कतन नहीं पीने चाहिए, बिकॉज वो सारी कैलोरीज हैं। तो बेहतर है कि आप घर के बने हुए, जैसे आजकल मौसम है, बड़ा खूबसूरत मौसम है रमज़ान में, कि कीनू भी अवेलेबल हैं, गाजर भी अवेलेबल है और अनार भी हैं। तो इन सब का फ्रेशली प्रिपेयर करके ABC जूस हम इसे कहते हैं, मतलब इसमें सेब भी आ जाता है और ये मौसमी भी आ जाती है, गाजर भी आ जाती है। इन सब का आप मिक्स करके जूस बनाएं। 1 कप जूस में आपको मल्टीविटामिन भी मिलेंगे, विटामिन सी भी मिलेगी और आपका पूरा दिन हाइड्रेटेड गुजरेगा। आपको चाय और पराठा, ये जो हमारा टिपिकल नाश्ता है, इससे अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप अगर सहरी में चाय को पराठे के साथ लेंगे, एक तो ऑयली है, आपको नौजिया प्रेगनेंसी में शुरू हो जाता है। हम वैसे भी कहते हैं ऑयली और फ्राइड चीज़ों से परहेज करें। अगर आप ऑयली चीज़ें लेंगे, नौजिया शुरू हो जाएगा, सारा दिन आपका अच्छा बिल्कुल भी नहीं गुजरेगा और आपको प्यास लगेगी। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी सहरी को सिंपल रखें, नेचुरल ऑर्गेनिक फूड में लेके आएं और उसके साथ एंड पे 2 से 3 चम्मच दही के ज़रूर ऐड करें। उससे आपको सारा दिन रिफ्रेशिंग फीलिंग रहेगी और आपकी प्यास कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने अपनी हाइड्रेशन बेहतर करनी है और अपनी डाइट को प्रोटीन 70% प्रोटीन पे शिफ्ट करना। ठीक हो गया। तो क्या रोज़ा रखने से जो है वो बेबी की नशोनुमा पे कुछ इफेक्ट होता है? जिस तरह मैंने कहा कि फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे की बनावट शुरू होती है, मुख्तलिफ अज़ा बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर किस मंथ में जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए? स्टार्ट वाले डेज में? जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो बेबी की बनावट शुरू होती है, उसके मुख्तलिफ अज़ा बनना शुरू होते हैं, बट उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए 8 to 10 आवर आप अपनी अच्छी सहरी के साथ कंफर्टेबली गुजार सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 4 to 6 मंथ की। 4 to 6 मंथ में भी बच्चे की बनावट हो रही होती है, अज़ा बनते हैं, हार्ट, लिवर, लंग, इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, बच्चे की मूवमेंट शुरू होती है, वो आपको सुनना, महसूस करना शुरू करता है, मगर अभी वेट ज़्यादा नहीं होता। मतलब एंड ऑफ 2nd ट्राइमेस्टर यानी 6 मंथ की एंड पे भी बच्चा सिर्फ 500 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक का 1000 ग्राम तक का होता है। इसलिए उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा, अगर आपको हेल्थ इशू नहीं है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्मोनल इम्बैलेंस प्रेगनेंसी में नहीं है, तो आप कंफर्टेबली रोज़ा रख सकते हैं। बिल्कुल। जो कमज़ोर ख़वातीन हैं, अनीमिया की शिकार हैं, वो रोज़ा रख सकती हैं? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि हमारी पॉपुलेशन 90% एनीमिक है। एनीमिया की कैटेगरी है, यानी आप माइल्ड एनीमिक हो, मॉडरेट हो या सीवियर। सीवियर का मतलब है यूजुअली अगर हम जब भी पेशेंट की CBC करवाते हैं, लेवल उसका देखते हैं, तो 10 to 11 होती है। 10 to 11 HB के साथ आप रोज़ा रख सकते हैं अगर आप अपनी खाने पीने की रूटीन सही करें। 10 और 12? 10 to 12 मिड में आप रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, वीकनेस, एग्जॉस्ट नहीं होते। लेकिन जब आपकी HB 10 से कम होती है, मतलब हम बात करते हैं 7 to 9 की, उसमें आपको वीकनेस, लेथार्जी और डिजीनेस, ये सारे सिम्टम और BP का कम होना बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। ऐसी ख़वातीन में भी हम कहते हैं कि आप बेशक रोज़ा अभी ना रखें, बाद में अपना उसका कज़ा पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि एनीमिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन का होता है और BP ड्रॉप करने का होता है। एग्जैक्टली। जहाँ बेबी की कैलोरीज की बात होती है, अगर आप खुद एनीमिक हो, खून की कमी है, तो जाहिर है बच्चे को भी एनीमिया का शिकार रहना पड़ता है। उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट आता है, उसकी हेल्थ भी सफ़र करती है। तो फिर डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जा सकता है? जैसे सहरी और इफ्तारी में आपको फ्रेश जूसेस, फ्रूट्स, लस्सी,
इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बजाय कि अगर हम फास्ट फूड से अपनी इफ्तारी करें। और लास्ट के 3 मंथ यानी अभी आपकी डिलीवरी बहुत ड्यू है, आपको डॉक्टर ने डेट दे दी है, वैसे तो आपकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपको बार बार भूख लगती है, आप बार बार आपका बीपी कम हो जाता है और इसके साथ आपके खून की कमी भी चल रही होती है। तो इस सूरत हाल में आपको कोशिश करनी चाहिए। कुछ हामला ख़वातीन होती हैं, रोज़ा रख लेती हैं तो उन्हें चक्कर बहुत आते हैं। हाँ, ये सारा इसकी क्या वजह होती है? क्या वजह? डिहाइड्रेशन यही मैं आप बता रही हूँ कि अगर आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, आपको लगता है कि आप एकदम से फेंट हो रहे हो, और उस सूरत हाल में आपने अपनी हाइड्रेशन बेहतर करनी है, यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और पानी की कमी का मतलब है 8 से 10 ग्लास आपने इफ्तारी में लेने हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स के साथ आपने पानी का इस्तेमाल भी रखना है। और बेहतर है कि सिंपल पानी ना लें, आप पानी में थोड़ा सा लेमन, पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून शुगर ऐड करें और लेमन वाटर बनाएं, ताकि अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो ऐसे मशरूब से आपकी हाइड्रेशन बेहतर हो जाएगी, बेबी की सर्कुलेशन बेहतर रहेगी, उसको खून की सप्लाई बेहतर रहेगी और आप वीकनेस का शिकार नहीं हो। और ग़िज़ा की बात की जाए, पहले हमने सहरी की बात की, इफ्तारी में हमें ख़ास तौर पर किस तरह का मील लेना चाहिए? हाँ, इफ्तारी में हमारा सबसे मतलब रमज़ान तो मुकम्मल ही नहीं है जब तक पकौड़े ना बने, समोसे ना बने और ये वाली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें ना बने। तो उसमें होता यही है कि जैसे आम लोग भी, और अगर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करें तो उनमें भी जो ही आप ऑयली चीज़ें लेते हैं या पकौड़े लेते हैं, फिर पानी पीते हैं, तो आपको कुछ खाने की नीड ही नहीं रहती, यानी आपका स्टमक ऑलरेडी फिल हो जाता है और आप सहरी तक कुछ नहीं खा सकते, और सहरी में फिर आप थोड़ा सा मील लेते हो। तो इफ्तारी में मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करें। फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, दही बड़े ले सकते हैं, और एनर्जी वाली चीज़ें जैसे चना चाट ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अपनी इफ्तारी में ऐड करें। और साथ में फिर वही बात कि आपको लिक्विड इनटेक के लिए लस्सी, जूसेस, शेक्स, स्ट्रॉबेरी शेक जैसे तो है, हम जो मीठे मशरूबात पीते हैं वो पीने चाहिए? वो बिल्कुल नहीं पीने चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ है तो वो एकदम एग्रीवेट होगी, उसकी वजह से आपके बेबी पे इफेक्ट आ सकता है। अगर ब्लड प्रेशर का शिकार हैं आप, तो वो मशरूब वो भी आपका वेट पुट ऑन करते हैं, कैलोरीज ऐड कर रहे हैं, हालांकि आपको हेल्थ के पर्पज से तो इसमें कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा। Exactly. तो इसलिए आपको अपनी नेचुरल डाइट पे रहना है, सारी फ्राइड और फैटी चीज़ों को अवॉइड करना है, और बेहतरीन तरीका यही है कि आप रोटी के साथ सालन लें, ताकि वो जो आप ये समझते हैं ना कि अभी तो हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा लेते हैं फ्राइड, उसके बाद हम अपना मील ले लेंगे, तो वो आप मील ले ही नहीं सकते, तो बेसिक मील आपका स्किप हो जाता है। और मील में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर गंदम की रोटी लें, प्रॉपर सालन। सालन में आपने ये देखना है कि हफ्ते में आप मटन कितना ले रहे हैं, बीफ कितना ले रहे हैं, फिश कितनी ले रहे हैं, सैलेड उसके साथ कितना ले रहे हैं, सब्जियां और दालें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मील मुकम्मल होता है, यानी प्रोटीन के साथ साथ आपको मल्टीविटामिन भी मिलते हैं। अगर आप अपनी डाइट सिर्फ एक तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जैसे आप सिर्फ सब्जियां लेते हैं, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे अक्सर प्रेगनेंसी में लोग गोश्त नहीं लेते, नौजिया होना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनके लिए बेहतर है कि प्रोटीन डाइट को कवर करने के लिए अपनी डाइट में लाल लोबिया ऐड करें। ये रिच है आयरन से। इसमें आपको खून की कमी बहुत हद तक नहीं होने देता, रिजॉल्व हो जाती है। और लाल लोबिया हफ्ते में 2 से 3 दफा लें, ये बहुत ही आयरन रिच है। सैलेड की शेप में आप सालन की हाँ बिल्कुल आप खा सकते हैं इसको सालन बना के। और जो भी वेजिटेरियंस हैं जो मीट नहीं लेते या प्रेगनेंसी में अक्सर लोगों को मीट से नौजिया हो जाता है, हमें खाना चाहिए। व्हाइट लोबिया भी बिल्कुल खाना चाहिए,
क्योंकि ये भी प्रोटीन रिच है। लाल लोबिया भी प्रोटीन रिच है, मगर उसमें आयरन भी ऐड हो जाता है। इसके अलावा आपको ब्रोकली, इसके अलावा आपको चीज, ये सारी चीजें जो हैं इसमें प्रोटीन होती है। अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो आप कम से कम फिश ले सकते हैं। जैसे हमारा मिथ है कि अब मौसम चेंज हो गया है, गर्मियां हैं तो मछली गर्म होती है, तो वो नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप फिश मीट लेते हैं, मतलब वाइट मीट लेते हैं, तो उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके बेबी की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और फॉलिक एसिड, जैसे आपने सुना होगा कि हम प्रेगनेंसी से पहले ही स्टार्ट करवाने का कहते हैं, पहले 3 मंथ्स में कहते हैं। तो ये फॉलिक एसिड आपको वेजिटेबल्स में से बहुत अच्छा मिलता बिल्कुल। है। तो हमें जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए जिसमें विटामिन मिनरल्स वगैरह होते हैं। हाँ, ये लेना जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी स्टाइल ही यही है कि हम ओवर कुक कर जाते हैं। हम साग, पालक, इतनी खूबसूरत सब्जियों को इतना ज्यादा कुक करते हैं कि उनके अंदर जो मल्टीविटामिन्स और न्यूट्रिशंस हैं वो तो बर्न आउट हो जाती हैं। इसलिए पहली ही प्रेगनेंसी में हम जब पेशेंट का बेसलाइन ब्लड प्रेशर देखते हैं, सीबीसी देखते हैं, तो वो एनीमिक होती है। हालांकि पहली प्रेगनेंसी में एनीमिया हमें नहीं होना चाहिए, मगर ये हमारी डाइटरी हैबिट्स के प्रेगनेंसी से पहले यूजुअली लड़कियां मीट नहीं लेती, प्रोसेस फूड लेती हैं। चिकन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, हर एक पसंद करता है कि वो बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह में चिकन का इस्तेमाल होता है। और चिकन खाने से वाकई हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। आजकल की खवातीन में हम देख रहे हैं हार्मोन्स के बहुत से मसाइल हैं। बिल्कुल, आपने ये सुना हुआ है, हर दूसरा पेशेंट पीसीओ। हाँ, एग्जैक्टली। हर फीमेल टीनेज जो ही स्टार्ट होती है, पीसीओ स्टार्ट हो जाता है। आपके हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं, मोटापा शुरू हो जाता है, स्किन खराब होने शुरू हो जाती है। वहाँ यंग बच्चियाँ कॉलेज में एंटर होती हैं और वहाँ पे उनको इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और घर में उनका मूड खराब है, कुछ करना नहीं चाहती, लेथार्जी, वीकनेस। माँ बाप ये समझ रहे, चिड़चिड़ापन, माँ बाप ये समझते हैं एवरी टाइम अग्रेसिव रहती हैं बच्चियाँ, अग्रेसिव रहती है। ये अग्रेसिवनेस जस्ट बिकॉज ऑफ आपका प्रोसेस फूड है, क्योंकि ये जो आपका चिकन है ये प्रोसेस्ड है, इसके अंदर हार्मोन्स हैं। वही हार्मोन फीमेल में जब जाते हैं, मेल हार्मोन डिपेंडेंट चीजें, वो जाहिर है उनके अंदर एंड्रोजन को ज्यादा करती हैं। और जब बच्चियों में ऑलरेडी ही मेनार्की जब स्टार्ट होती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो वैसे ही चेंजेस आ रही होती हैं। तो जब आपकी डाइट इतनी ज्यादा प्रोसेस्ड होती है, आपका लाइफस्टाइल, मतलब आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप रमजान में भी आधा दिन तो अगर आपका है घर में है तो आप सो के गुजरता है, और उसके बाद आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर आपका ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल साथ में प्रोसेस फूड और हेल्दी फूड ना लेना आपके पीसीओ को डेवलप करता है। अब मेरे पास, मेरे ओपीडी में हर 10 पेशेंट में से 8 फीमेल जो बच्चियां हैं, हर एक रेशो बढ़ती जा रही है। इसीलिए इनफर्टिलिटी की रेशो भी बढ़ती जा रही है। आप देखें कि अब कंसीव करना उस तरह से मुमकिन नहीं है, मुश्किल होता जा रहा है। 60% कपल्स को फर्स्ट ईयर में ही डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। बहुत ज्यादा सेक्सुअल, फिजिकल और मेंटल इश्यूज आते हैं। इवन इनफर्टिलिटी की 60 to 70% रीजन पीसीओ है। यानी हर एक मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब ये मैं कैसे खत्म कर दूं, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि ये बीमारी नहीं है, ये आपकी हैबिट्स हैं। अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज कर लेते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हो, तो पीसीओ खत्म है। यानी आपके सारे हार्मोनल चेंजेस, एक्ने, कलर का खराब होना, चिड़चिड़ापन, मोटापा, ये सब खत्म हो जाता है। और शादी के बाद सबसे पहला सवाल, जी कोई खुशखबरी, और वहीं से एंजाइटी शुरू हो जाती है, और वो एंजाइटी फिर हार्मोन्स खराब बिल्कुल। करती है। अब एंजाइटी की बात करें, अब साइकोलॉजिकल बहुत से इश्यूज आते हैं, खासतौर पर हामिला खवातीन में। आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी क्या डिफरेंस होता है, इसमें भी ज़रा ये बताइएगा। हमारी खवातीन को बहुत मसाइल का जो सामना करना पड़ा है। देखिए, हम ना सिर्फ हेल्थ लेते हैं जो नज़र आती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, मेडिकल डिसऑर्डर, ये हेल्थ है। अगर हमारा मेंटल इशू है, जैसे हम प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, चिड़चिड़ापन, हार्मोनल चेंजेस, आप बात ही नहीं कर रहे,
लोग तो Exactly. कह रहे हैं, आपको मुबारक दे रहे हैं और आप बुरा सोच लग रहे रहा हो कि ये क्या चीज है। Exactly. मतलब मैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि नोजिया, वॉमिटिंग और पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, तो उसमें ना आपका थोड़ी सी वो लड़ाई एंग्जाइटी, झगड़े शुरू हो जाते हैं कपल में। क्योंकि आपकी लाइफ का स्टार्ट है, उधर से आपकी प्रेगनेंसी का स्टार्ट है, उधर से आपकी एनवायरनमेंट टोटल चेंज है, आपकी ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि हर फीमेल जॉब करना चाहती है और जॉब के साथ साथ आपने घर भी मैनेज करना है। घर मैनेज करने के साथ साथ आपको शुरू में ही बच्चे भी पैदा करने हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, तो सारा आपका ये जो चीजें हैं बर्न आउट हो जाती हैं, आपके मेंटल हेल्थ को खराब करती हैं, आपके मूड स्विंग्स आते हैं, Exactly. आप में चिड़चिड़ापन होता है और आप सबसे ज्यादा लड़ सकते हो अपने हस्बैंड के हस्बैंड साथ से क्योंकि किसी और को तो आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रही होती कि शॉपिंग भी हो रही है, चीजें भी आ रही हैं, सब फिर कुछ भी है। बेगम नाराज है। वो असल में उनको स्पेस नहीं मिल रही होती, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही होती। और इसमें 3 तरह की एंग्जाइटी है, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे हम प्रेगनेंसी की एंग्जाइटी और डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम आपने अक्सर सुना होगा कि ये नहा के गई थी या छत पे लेटी थी, मेरे पास पेशेंट आई, उसको 2 लोगों ने उठाया हुआ था बाजुओं से, और डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं, इसके ऊपर किसी का साया हो गया है, क्योंकि ये अपने वो छिले में ऊपर चली गई थी और छत पे ये लेटी रही, और अब ये किसी से बात नहीं कर रही, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही। तो हम इसे बहुत सारे लोगों के पास लेके गए हैं, दुआ करवाई है, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा। इसने खाना भी बंद कर दिया है, इतना ज्यादा हो गया है कि इसका वजन कम होने लग गया। तो ये सारी अलामात दम वो जादू टूने की नहीं है, इसे हम पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद भी तो आपके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस आता है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा स्ट्रेस तभी होता है। हाँ देखिए, आपने रात को जागना है, बेबी को फीड कराना है, अभी आपकी बॉडी इतनी वियर एंड टीयर से निकली है, और स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो गया है, बच्चे की डिमांड है, आपका वहाँ रोल शुरू होता है, जो है आपके दिल में पैदा हो जाता है। उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? यही बता रही हूँ कि उसमें आपके पार्टनर का बहुत रोल है कि वो आपके साथ, अगर आप रात को जाग रहे हैं तो कम से कम थोड़ा टाइम आपको दे, बेबी को संभाले। घर वालों की हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम है, लेकिन रात को अक्सर सभी सो जाते हैं तो वो जो सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको लोनली कर देता है, क्योंकि हर बंदा खुश हुए बच्चे को संभालना चाहता है ना। Exactly. तो वो रोते हुए बच्चे को काम नहीं संभालना चाहता तो वो माँ का रोल यही है। और वहाँ पे आपके फादर का बहुत खूबसूरत रोल आता है कि आपके हस्बैंड जब आपके साथ थोड़ा सा जागते हैं तो आपकी रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है, और आपको फील होता है कि अब आपका बर्डन शेयर आउट हो गया, और इस वजह से आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें बहुत हद तक मैनेज हो जाती हैं। अदरवाइज अगर ऐसे सिम्टम्स थोड़े एग्रीवेट हो जाए तो प्लीज इसको भी बीमारी समझें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे मुल्क में इसको हम समझते हैं ये पागल है कोई कि हम इसे डॉक्टर के पास लेके चलें। इसको बहुत वो लीनियंट लेते हैं, वो समझते ही नहीं है, ये जानबूझ के कर रही है, ये मतलब नखरे कर रही है। Exactly. और ये हमें दिखाना चाह रही है कि अब इसने बेटा पैदा कर लिया है। Exactly. तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मेंटल हेल्थ है। इसके लिए आपको सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को दिखाना है, पेशेंट को, जो आपकी बात समझ सके, और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट खुद पेशेंट को रेफर करते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, अगर बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं कि वो आपकी हेल्थ और बेबी की हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप साइकेट्रिस्ट का भी मशवरा ले लें तो ठीक है। और जो हामिला खवातीन है उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज क्या करनी चाहिए? हाँ, दूसरा सबसे बड़ा मिथ जो हमारा, वहाँ पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव, वहाँ पे हम समझते हैं हम बीमार हो गए हैं, अब हमें बेड पे लेटना है, अब हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अब जैसे हमारी बहुत सारी फीमेल्स, बल्कि 70 to 80% जॉब करती हैं, वर्क प्लेस पे होती हैं, तो वो कोशिश ही होती है छुट्टियां ले लें, घर बैठ जाएं, मैनेज होना मुश्किल है। तो इसमें टेंशन और स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत रिलैक्स होके अपनी जॉब भी कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस जो आपकी वर्किंग आवर्स रहते हैं तो ज्यादा इजी रहती है, वरना आपका टाइम ही गुजरता नहीं है। मैं तो अपनी पेशेंट को कहती हूँ कि अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो आप अपनी वर्क एक्टिविटी फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी
से आगे तक कंटिन्यू रखें। हाँ, हेल्थ इशू तो ऑब्वियसली हैं, उनको मैनेज करें, मगर प्रेगनेंसी को बीमारी ना बनाएं। प्रेगनेंसी में भी आप हेल्दी एक्टिविटी करें, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करें, घर को भी देख सकते हैं, अपनी जॉब को भी देख सकते हैं। मतलब बेड पे लेटना सिर्फ कुछ मेडिकल कंडीशन में हम पेशेंट को कहते हैं कि आप रेस्ट करें। जैसे कुछ लोगों में बहुत ज्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग होता है, वेट कम होना शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों में आपने सुना होगा कि आवल नीचे होती है। आवल नीचे होना का मतलब है कि प्लेसेंटा लो लाइन, मगर 70 to 80% लोगों में वो 7-8 मंथ में ऊपर चला जाता है। तब तक आप रेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज आपको एक्टिव रहना है और नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट के हाथ में एक्सरसाइज है। कितनी जरूरी है और हमें किस मंथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए? ये हर ट्राइमेस्टर वाइज आपकी एक्टिविटी है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, ताकि खुदा ना खास्ता कोई ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो जाए, मिसकैरेजेस का रिस्क ना हो। हाँ, 3 माह के बाद आप सेफली योगा भी कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो, और अपनी अगर आपको स्विमिंग पसंद है या इवन आप साइकिलिंग भी सेफली कर सकते हो। बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज ना करें। और लास्ट 3 मंथ्स में तो हम खुद कहते हैं कि अब अगर आपके बेबी की पोजीशन ठीक है, मतलब बच्चा सीधा है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, यानी आवल का इशू नहीं है, ब्लीडिंग का इशू नहीं है, तो इवन आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा, यानी नमाज आप पाँव पे बैठ के पढ़ो। आप जो घर का, अगर जो खवातीन घर का काम करती हैं वो पाँव पे बैठ के करें, स्टेयर्स भी चढ़ सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल, आफ्टर 3 months या आफ्टर 6 months डॉक्टर? आफ्टर 6 मंथ, जो लास्ट 3 मंथ्स हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज ऐड करते हैं। तो अगर वो खवातीन जिनके पास प्रॉपर एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो आप अपना घर का जो काम है उसको ही मॉडिफाई करके कर सकते हो। और 30 मिनट्स अपने लिए जरूर निकालें जिसमें आप प्रॉपर वॉक करें। वॉक का मतलब ये नहीं है कि आपने फोन सुन रहे हैं साथ और चहलकदमी हो रही है, हाँ, किचन में काम कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वॉक नहीं। उसके लिए प्रॉपर आपको मेंटली भी जो है ना आपको तैयार होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी खत्म हुआ चाहता है, तो इसके साथ ही फिर मुझे इजाजत दीजिए, फिर कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।